नमस्कार, कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की डेली क्लास एमसीक्यू कराई जा रही है। तो जो भी नए छात्र इसे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर रोज़ इस वीडियो का लिंक और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml²। ओके, क्योंकि I बराबर होता है, I को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, और I बराबर होता है mr²। अगर यम का विमीय सूत्र लिखेंगे तो कैपिटल यम यानी मास को रिप्रेजेंट करता है, आर दूरी है तो ये हो जाएगा l²। इस तरीके से इसका विमीय सूत्र बन जाएगा ml²। ओके, तो जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र यानी ml², ये हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है तो उसका द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर भी हो सकता है और निकाय के बाहर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। निकाय केंद्र जो है यानी द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर और निकाय के बाहर होता है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। द्रव्यमान केंद्र का संबंध किससे होता है? द्रव्यमान केंद्र का मतलब हमने बताया कि द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित होता है द्रव्यमान केंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होती है? तो द्रव्यमान केंद्र की गति होती है स्थानांतरीय गति। कौन सी गति होती है? स्थानांतरीय गति होती है। तो यहाँ पर पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक गोले का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। तो जो गोला होता है उसका द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर होता है। गोले का, वृत्त का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर होता है। छड़ का द्रव्यमान केंद्र छड़ के मध्य बिंदु पर होता है। शंकु का द्रव्यमान केंद्र उसके आधार से 1/3 ऊंचाई पर होता है। बेलन का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो बेलन के मध्य बिंदु के अंदर होता है, यहाँ पर। ओके, तो द्रव्यमान केंद्र से कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप उनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल 0 है तो त्वरण का मान क्या होगा? निकाय पर कार्यरत बाह्य बल 0 है तो त्वरण का मान क्या होगा? हमको यहाँ पर एक फार्मूला देखना है, F बराबर m में। अगर F बराबर 0, F का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो A का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0 होगा। त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी प्रकार की सहायता भी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें। क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं रखती है? आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। हाँ, वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं रखती है, तो इसका भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हाँ होगा। अगला क्वेश्चन है। गुरुत्वीय जड़त्व किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल g, ये होता है GME/RE²। देखिए स्मॉल g का मान जो होता है वो GME/RE² होता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय जड़त्व है
ना तो देखिए पिंड के द्रव्यमान पर है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। देखिए इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, देखिए GME है, G बराबर देखिए GME के ऊपर निर्भर करता है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। ओके, लेकिन पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तैसे तैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। इस आधार पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके द्रव्यमान समान होंगे, उनके वेग समान होंगे, उनके कोणीय संवेग समान होंगे, उनकी गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। तो अगर उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके वेग समान होंगे, क्योंकि एक ही कक्षा में चक्कर लगाने के लिए वेग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो गया 10 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का पलायन वेग उसके, पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, तो इसके ऊपर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है, पलायन वेग जो होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओके, पलायन वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तब इसके लिए आवश्यक वेग कितना होगा। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके, पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह को चक्कर लगाने के लिए जो कक्षीय वेग है वो है 8.41 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं उनके लिए कक्षीय वेग जो होता है 8.41 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और पृथ्वी की सतह से यानी पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायन करने के लिए जो वेग चाहिए वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित करना चाहिए। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस कोण से जा रहा है, बस उसको पलायन वेग मिलना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का, चाहे जिस कोण पे फेंका जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोई भी कोण पे फेंकिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको इतना वेग मिलना चाहिए 11.2 किलोमीटर का, तो वो पलायन कर जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम किसके बारे में बताता है, तो हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। किसके बारे में बताता है हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। अगला है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है समान रहेगा। तार को खींचने से उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समान ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान 0 होता है, याद रखेगा।
पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए, दृढ़ वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जिसको दबाया ना जा सके, दबाने पर जिससे उसके आयतन में कोई विकृति ना हो, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट है एक दृढ़ वस्तु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल के उस परिमाण के बराबर होगा जो तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न कर सके, तार की लंबाई 50% बढ़ा दे, तार की लंबाई को दुगना कर दे, तार की त्रिज्या को आधी कर दे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन, तार की लंबाई को दुगना कर दे। ओके, किसी तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल के उस परिमाण के बराबर होगा जो तार की लंबाई को क्या कर दे, दुगना कर दे। अगला है, एक आदर्श पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। एक आदर्श पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा। आदर्श पिंड का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक असंपीड्य द्रव के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। असंपीड्य द्रव के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, तो असंपीड्य द्रव के लिए भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान अनंत होगा। अब ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, इसके लिए एक वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, दृढ़ता गुणांक क्या होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी तार में से तनाव को एकाएक हटा लिया जाए तो क्या होगा। तार टूट जाएगा, तार में इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप बढ़ जाएगा और इसका ताप घट जाएगा। तो इसमें से कौन ऑप्शन राइट आंसर है, तो 21 का ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर। यदि तार को से तनाव को एकाएक हटा लिया जाए तो तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दृढ़ता गुणांक का विमेय सूत्र क्या है। तो दृढ़ता गुणांक का विमेय सूत्र है ऑप्शन ए, m l की पावर -1 और t की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरा परमाणविक बलों का कारण क्या है। यानी जो अणुओं के अंदर किसी पदार्थ में जो उसके अणु हैं, अणुओं के बीच जो बल लगता है, जो उन्हें बांधे रखता है, उसे अंतरा परमाणविक बल कहते हैं। और इन बलों का कारण क्या है, तो इसका कारण है विद्युत चुंबकीय बल। इसका कारण क्या है, विद्युत चुंबकीय बल अंतरा परमाणविक बलों का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एग्जाम में आने की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है। ओके, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होगा क्वार्ट्ज। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन होगा, क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विकृति क्या है। विकृति, तो विकृति कहते हैं विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, ठीक, लंबाई में परिवर्तन के अनुपात और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो यहाँ से हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। तो आज के ये 25 क्वेश्चन कैसे आपको लगे हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और आरआरबी, एलपी और लोको पायलट की दमदार तैयारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। आपकी कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर कल अगली वीडियो आपको अगले टॉपिक के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।